आज हम लोग जो है एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? हेलो हाँ जलज। मैम, वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है क्या? एक मिनट। अब सही है? अभी भी उतनी है मैम। मैम प्रॉब्लम जलज की तरफ से है शायद आपकी, क्योंकि प्रॉपर आ रही है हम लोगों को। मैम हम लोग को तो प्रॉपर आ रही है। हाँ मैम। अच्छा, चलो ठीक है। एक्शन रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे, उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। कौन बताएगा एक्शन रिसर्च होता है? रिसर्च क्या होता है? पहले तो एक्शन रिसर्च से पहले हम लोग रिसर्च के बारे में बात करेंगे। रिसर्च क्या होता है? जलज, रिसर्च क्या होता है? मैम, किसी चीज के बारे मैम में खोजना, किसी चीज के बारे में खोज करना। रिसर्च जैसे कि नाम बता रहा है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। री और कौन से सर्च। दो शब्द हैं? री और सर्च। हाँ, री प्लस सर्च। सर्च री का मतलब होता दोबारा। है अगेन, है ना, दोबारा। और सर्च मतलब दोबारा। एक्सप्लोर, हाँ, खोज करना। ठीक है, तो बार बार खोजना, ये आपका हो गया रिसर्च। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च क्यों जरूरी है? किसी बताओ। चीज को ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जलज, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। शिवांगी, मैम रिसर्च क्यों करते हैं? हाँ। मैम किसी चीज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए जिसमें मतलब खामियां हैं या कमियां हैं, तो सर्च बार बार रिसर्च करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। हाँ, बिल्कुल सही। या ये हम कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारा जीवन यापन है, ठीक है, उसमें कैसे सुधार लाएं। तो इसके लिए लगातार हम लोग अनुसंधान में जुटे हुए हैं। ठीक। जो हम लोग अनुसंधान की यहाँ पे रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जनरली रिसर्च तीन प्रकार का होता है: सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल रिसर्च। और एजुकेशनल रिसर्च में भी दो प्रकार के रिसर्च होते हैं, एक फंडामेंटल होता है और एक होता है एक्शन रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बहुत अंतर है। तो हम लोग यहाँ पे भी फंडामेंटल रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च कौन बताएगा? एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च क्या होता है? अच्छा, ये बताओ पहले कि एक्शन रिसर्च किन दो शब्दों को मिलके बना हुआ है? मैम, एक्शन और रिसर्च। हाँ, एक्शन प्लस रिसर्च। एक्शन और रिसर्च। हाँ, बिल्कुल सही। और हम लोग जैसे पहले ही जान चुके हैं कि रिसर्च भी दो शब्दों से बन के मिलकर बना है ना, री प्लस सर्च। ठीक है, उसी तरह एक्शन भी एक्ट प्लस ऑन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो रिसर्च में हम लोग रिसर्च प्लस एक्शन, ये दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो हम लोग यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं, आपका हो जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो किया जाता है वो शिक्षक, यानी कि जो भी स्कूल या कॉलेज के जो शिक्षक हैं, फिर आपके जो प्रिंसिपल है, या आपका जो मैनेजर है, ठीक है, या प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है, या डायरेक्टर है, या निरीक्षक है, या कोई भी कर्मचारी, उनके सामने दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो ये जो इनके सामने जो दैनिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशनल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और जो टीचर है इस एजुकेशनल प्रोसेस को संचालित करने के लिए हमेशा जागरूक रहता है। पर कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, या कभी कभी शिक्षकों के सामने, या प्रशासक के सामने, या प्रिंसिपल के सामने, या नॉन टीचिंग स्टाफ है, या स्टूडेंट्स भी हैं, उनके सामने कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती है जिससे आपका टीचिंग लर्निंग सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। तो
आपका टीचिंग लर्निंग प्रभावित ना हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हम लोग जो भी समस्याएं हमारे सामने आई है उसको सॉर्ट आउट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं कि कैसे हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, तो जो कक्षा या विद्यालय में जो प्रतिदिन जो उठने वाली समस्याओं को अगर हम लोग वैज्ञानिक विधि से इसका समाधान करें तो इसमें हम लोग वांछित सुधार ला सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्शन रिसर्च। समझ में आया? एक्शन रिसर्च में क्या होता है अल्ताफ? अल्ताफ? यस मैम। हाँ, एक्शन रिसर्च क्या होता है? जी मैम। एक्शन रिसर्च क्या होता है? मैम सुना नहीं हमने। हाँ ठीक है, कौन बताएगा? एक्शन रिसर्च क्या है? मैम ये एक्शन और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, और किसी भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, मैनेजमेंट, तो कोई भी जो वो कर्मचारी है, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसके सामने जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान जब हम लोग वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके जो चेंजेस लाते हैं उसी को एक्शन रिसर्च कहेंगे। बिल्कुल सही। तो हम लोग जो क्रियात्मक अनुसंधान जो करते हैं वो जो हमारे विद्यालय है, ठीक है, उस विद्यालय की जो कार्य पद्धति है उसमें कैसे हम लोग सुधार करें और कैसे हम लोग उसमें विकास करें, इसके लिए हम लोगों को एक्शन रिसर्च की जरूरत होती है। तो इसके माध्यम से, एक्शन रिसर्च के माध्यम से जो शिक्षक है अपनी कक्षा तथा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे अनुसंधान हो रहे हैं, खोज हो रही है। तो ये जो खोज हो रहे हैं या अनुसंधान हो रही है, इनका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य ये है कि कैसे हम लोग शिक्षा को उत्तम बनाएं। ठीक है, और शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, कैसे हम उसको, उन समस्याओं को सुलझाएं। तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्राप्त करता है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निदेशक, निरीक्षक अथवा अन्य विद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है विद्यालय की प्रगति करना। और ये जो समस्या है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा इसमें समस्या का समाधान खोजा जाता है, जिससे कि शिक्षण में वांछित सुधार लाया जा सके। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो है कई लोगों ने, कई विद्वानों ने जो है अपने अपने मत लिखे हैं, कई बार एक परिभाषा है जिसमें कि स्टीफन एम कोरे, ठीक है, इन्होंने अपने शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान को कैसे वर्णित किया है। इन्होंने कहा है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वैयक्तिक कर्मियों द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान है, जिससे वे इस दिशा में अपने दैनिक कार्यों में सुधार ला सके। यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया, जो एक्शन रिसर्च है, जो स्कूल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे स्टाफ, टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स के द्वारा भी कभी कभी समस्याएं आती हैं, तो उनको अगर हम लोग वैज्ञानिक ढंग से उसका समाधान कर रहे हैं तो वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, इसके अलावा इस क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा कोई भी अन्वेषक, मतलब जो रिसर्च कर रहा है वो अन्वेषक है, वो अपनी समस्याओं को पहचानता है और फिर उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से उसका समाधान
करता है। ठीक, अब क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार क्या क्या है? एक तो आपका निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान है, यानी कि डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। इस प्रकार का शोध कार्य किसी समस्या अथवा परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा था उसमें क्या रहता है कि किसी भी पर्टिकुलर समस्या के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसके सिचुएशंस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसका एनालाइज करते हैं, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर दूसरा जो आपका प्रकार है एक्शन रिसर्च का, वो है पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च, यानी कि संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान। अब इस अनुसंधान में क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में सर्वेक्षण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि सर्वे करने की इसमें प्रवृत्ति होती है ताकि इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग ले सकें। फिर तीसरा आपका है अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान, यानी इंपेरिकल एक्शन रिसर्च। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपके स्कूल के किए गए कार्य का जो लेखा जोखा है ना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, या जो भी काम है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और चौथा आपका है प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। इस प्रकार के शोध कार्य में कुछ तत्व नियंत्रित रखे जाते हैं और कुछ तत्वों को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला आपका निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान है, दूसरा आपका संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान है, तीसरा अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान है और चौथा आपका प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, कितने प्रकार के अनुसंधान मैंने बताया एक्शन रिसर्च? चार प्रकार के। अब हम लोग एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक्शन रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है, कोई बता सकता है? एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं हम लोग? Ma'am, to improve the quality of teaching, to improve the whole जितना भी पूरा स्कूल का टीचिंग प्रोसेस है, जो देश के लिए स्कूल बना है उसको प्रॉपर ढंग से चलाया जा सके, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें हटाया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पूजा ने बिल्कुल सही कहा। एक जो हमारा उद्देश्य हो सकता है कि टीचिंग को लेकर भी हम लोग इस पे एक्शन रिसर्च कर सकते हैं कि कभी कभी जो है हम लोग इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग नहीं यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हुए, समस्या को लेते हुए हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टीचिंग के अलावा और क्या हो सकता है? क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे हम लोग ठीक तरह से चला सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से चलाना। ठीक है, इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान करने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि विद्यालय के सभी लोग, विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जैसे प्रबंधक हैं, आपके निरीक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, और शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का ये है कि विद्यालय की व्यवस्था एवं संगठन में सुधार लाना। ठीक है, आपका स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल प्लानिंग है ना, इसमें कैसे आप सुधार ला सकें। ठीक है, फिर एक उद्देश्य इसका ये भी है कि जो आपके लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको आप इम्पोर्टेंस कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा विद्यालय में ऐसी ढेर सारी आने वाली जो आपकी दैनिक समस्याएं हैं, है ना, जो आप डेली फेस करते हैं, उसको आप कैसे उसके समाधान में सहयोग देंगे, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी छात्र हैं या शिक्षक हैं, ठीक है, उनकी कमियों को हम लोग पहले पता लगाते हैं, फिर उन कमियों को कैसे सुधारा जाए
उसके बारे में अपने सुझाव देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हो गए। क्या क्या उद्देश्य हैं, कौन बताएगा? मैम 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 कार्य प्रणाली को सुधारना। हम्म मैम जो भी विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों या अध्यापक या स्टूडेंट जो भी हैं, उनको अपना अपना काम बताना हम्म और व्यवस्था और संगठन में सुधार कैसे वो उसको निकालना। हाँ बिल्कुल सही। मूल्यों की इम्पोर्टेंस बताना लोगों को, जो भी शिक्षक हैं या अध्यापक, टीचर, स्टूडेंट जो भी हैं। हम्म और दैनिक समस्याएं जितनी भी होती हैं स्कूल से रिलेटेड, उनका निदान करना। हम्म हाँ, तो ये सारे उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो एक्शन रिसर्च किया जाएगा वो कौन कौन से एरियाज में हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर हम लोग एक्शन रिसर्च कर सकते हैं? चेतना, किस किस क्षेत्रों में एक्शन रिसर्च किया जा सकता है? मैम चिल्ड्रंस बिहेवियर इसका बिल्कुल सही। और और टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करना है उसमें टीचिंग में, हम्म और एग्जामिनेशन को करिकुलम एक्टिविटीज। हम्म अच्छा, चलो हम लोग सबसे पहले चाइल्ड बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। जैसे चेतना ने बताया कि आपका चाइल्ड बिहेवियर है ना, बाल व्यवहार, दूसरा शिक्षण। एक्सक्यूज मी मैम, आवाज इको हो रही है। जनरल चेतना शिकायत को कौन जलज करता है? बंद कर दीजिए, इको हो रहा। माइक बंद कर दो तुम लोग, जिससे मैं पूछूंगी तब माइक ऑन करना। ठीक है, जो हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बताया कि चेतना ने बताया कि बाल व्यवहार यानी कि चाइल्ड बिहेवियर, दूसरा बताया उसने टीचिंग में भी हम लोग सुधार कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में, फिर आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो बाल व्यवहार जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समस्याएं जो विद्यालय में बालकों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसका कि निराकरण जो है शिक्षक और प्रिंसिपल को करना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो शिक्षकों को फेस करनी होती है स्टूडेंट्स की? मैम बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब उनके लिए तो नहीं होती हैं, लेकिन टीचर के लिए हो जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बार बार कहने पर भी वो नहीं मानते, या फिर उन्हें कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती है, या कोई चीज़ याद नहीं होती जल्दी, या जो उन्हें बिल्कुल मना सही, किया जाए वही चीज़ वो बार बार रिपीट करते हैं। तो वेरी गुड। इस तरह के प्रॉब्लम चाइल्ड के बिहेवियर को लेके उन पे रिसर्च करना, और बिल्कुल उन पे बिल्कुल सही। डिस्कशन करके फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी। हाँ, और भी कुछ होता है जो जिससे शिक्षक अक्सर परेशान रहते हैं छात्रों के? मैम डिसिप्लिन से मैम रिलेटेड उनकी। इनडिसिप्लिन से उनके। बिल्कुल सही, अनुशासन। कई छात्र ऐसे होते हैं कि जो कक्षा में शरारत करते रहते हैं ना, अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। हाँ तो वही, वो भी मतलब मना किया हाँ, जाए वो वही बार बार करते हैं मैम, जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुशासनहीनता, ठीक है, एक ये समस्या हो सकती है जिसपे आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, उन छात्रों को आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो डिसिप्लिन को जो है वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर आप पूरी तरह से प्लान करके कैसे उसका समाधान किया जाए वो आप लोग ढूंढेंगे। फिर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, स्कूल में तो नहीं, कॉलेजेस में कुछ छात्र कक्षा में देर से आते हैं। ये भी समस्या है कि नहीं है? यस मैम। है ना। तो इन पे भी एक्शन रिसर्च करने की जरूरत है हम लोगों की कि क्या कारण है जो विद्यालय में जो है बच्चे देर से आ रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो देर से आते हैं और जल्दी भाग जाते हैं, है ना, ऐसे भी छात्र होते हैं।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं कक्षा में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा कुछ चाइल्ड बिहेवियर को शो करता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग एक्शन रिसर्च के माध्यम से इसको, इसकी समस्या को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्षेत्र जो हम लोग देखेंगे वो है टीचिंग, यानी कि शिक्षण। शिक्षण जो है वो भी एक्शन रिसर्च का केंद्र है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें जो टीचर्स होते हैं और जो आपके छात्र अध्यापक है ना, इन दोनों से ये रिलेटेड होता है। जो बीएड वाले हैं आप लोग, क्योंकि छात्र अध्यापक है, जो पढ़ाने वाले टीचर है, तो इसमें भी बहुत ढेर सारी समस्याएं आती है टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है टीचिंग से रिलेटेड? टीचिंग से मैम एक रिलेटेड कौन लैंग्वेज कौन? डिफरेंस होगा तो दिक्कत आएगी। हाँ, लैंग्वेज डिफरेंस, इसको और समझाओ जलज। हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे अभी तुम लोगों ने टीचिंग की हिंदी मीडियम स्कूल में है ना, तो जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं या छात्राएं जिन्होंने पढ़ा है इंग्लिश मीडियम में, तो उनको टर्म्स नहीं समझ में आता हिंदी वाले, तो वो एक समस्या हो गई। और क्या टीचिंग से रिलेटेड और क्या समस्या है? मैम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और टीचिंग मेथड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अंकिता? यस मैम। हाँ, टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जब तुमने टीचिंग की होगी तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आई तुम्हारे सामने? मैम जैसे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बाद में समझ में आता है, तो जो जिसको देर में समझ में आता है उसको समझाने लगो तो जो जल्दी समझ जाता है उसका टाइम वेस्ट होता है। ये भी मैम समस्या है। सभी मेथड से सबको सब समझ में नहीं आता, मतलब कि कोई मेथड किसी के लिए अच्छा होता है, कोई मेथड दूसरे के लिए अच्छा होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण में उपयुक्त विधियों को ना अपनाना। ठीक है, जब आपको मान लो साइंस पढ़ा रहे हो और साइंस आप सिर्फ लेक्चर मेथड से दे रहे हो, जहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन की जरूरत है वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उनको लेक्चर ही दे के चले आ रहे हो, तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो यानी कि जो छात्र अध्यापक अगर टीचिंग में जो आपका उपयुक्त शिक्षण विधि अगर यूज नहीं कर रहा है तो वो एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी ये समस्या होती है कि जैसे टीचिंग करने कोई भी छात्र जा रहा है या टीचर भी कोई अगर जा रहा है, अगर वो टीचिंग की पूरी तैयारी नहीं करके आया है तो भी उसको समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर टीचर शिक्षण में अगर मानचित्र या रेखा चित्र, ठीक है, इन सब का प्रयोग नहीं करता है, वो भी एक समस्या हो गई। ठीक, इसके अलावा और भी कोई समस्या किसी को समझ में आ रही है जो टीचिंग से रिलेटेड हो? मैम सिलेबस के बाहर से पढ़ाएगा तो समस्या होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो टॉपिक है उससे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं कभी कभी शिक्षक, है ना, प्रकरण जो आपका है उस प्रकरण को से थोड़ा भटक जाते हैं, आपका जो लेसन है, तो वो भी एक समस्या होती है। ठीक है, फिर और जो एक एरिया है वो है एग्जामिनेशन, है ना। तो एग्जामिनेशन में भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं जैसे कि परीक्षा प्रणाली जो आपकी है, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो आपका प्रामाणिक है कि नहीं है ना, वस्तुनिष्ठ है कि नहीं है। फिर परीक्षा और शिक्षण में समन्वयन का ना होना। ठीक है, एग्जामिनेशन में और भी बहुत ढेर सारी डिफिकल्टीज आती है, उसको लेकर भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन पेपर कैसा बना है, एग्जामिनेशन पेपर हमें कैसे बनाना है, ठीक है, उस पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में आती है।
तो इन क्रियाओं के आयोजन करने में भी कभी कभी हम लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, जिसका कि हमें समाधान करना जरूरी होता है। जैसे पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं हैं उसको करवाने के लिए अगर संसाधन का अभाव है तो आपके सामने समस्या आ जाती है, या जो को करिकुलर एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं अगर टीचर्स और प्रिंसिपल ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर जो आप को करिकुलर एक्टिविटीज करवा रहे हैं अगर छात्र को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो वो भी आपके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा एक क्षेत्र और है, वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जैसे हम लोग जो डेली प्रतिदिन कुछ कुछ समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती है जिसका समाधान करना हमें जरूरी होता है। जैसे कि अगर मान लो आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, आपका रीडिंग रूम नहीं है, लैब नहीं है, अगर है भी तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, एक समस्या ये हो सकती है। इसके अलावा प्रशासन संबंधी अगर समस्या है तो छात्रों का अनुशासनहीनता, ठीक है, ये भी एक प्रशासनिक समस्या है। फिर कई बार शिक्षक में जो है आपसी जो है पारस्परिक सहयोग नहीं होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है उसका स्टेप्स क्या है। अच्छा ये बताओ इम्पोर्टेंस क्या है, एक्शन रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का देखो महत्व, हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो हम लोग करते हैं, जो हमारे बीच में ये भ्रम पैदा हुआ है ना कि जो रिसर्च जो है उसके लिए हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत होती है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, पीएचडी करने के लिए आपको 3, 4, 5 साल ऐसे लग जाते हैं, और पीएचडी जो है वो उसके लिए आपको काबिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, आपको रिसर्च में डिग्री होनी चाहिए, है ना। इसलिए पीएचडी कराते वक्त 6 मंथ का आपका रिसर्च का पूरा कोर्स कराया जाता है। तो ये जो भ्रम है कि जो रिसर्च करना जो है वो बहुत ही कठिन है, उसके लिए योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों का काम है, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान इस भ्रम को दूर करता है। तो शिक्षा जगत में अध्यापकों और प्रशासकों के चारों ओर हम लोग देखते हैं कि बहुत ढेर सारी समस्याएं होती है, और उसका उचित रूप में उसको जानकर और उसका हल करने का प्रयास करना, ठीक है, वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। तो रिसर्चर जो भी हो, अनुसंधान करता जो भी हो, उसको जो भी रिसर्च करे सबसे पहले तो उस रिसर्च में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम नहीं करेंगे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो पीएचडी की डिग्री लेते हैं और जो अनुसंधान को जो व्यवसाय के रूप में जो अपनाते हैं, ऐसे शोधकर्ताओं के द्वारा जो भी शोध कार्य जो किया जाता है उसे ना तो अच्छी तरह व्यवहारिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों तथा प्रशासकों के द्वारा समझा ही जा सकता है, और ना ही उन्हें अवगत कराने के लिए प्रयोग की चेष्टा की जाती है ना। जो पीएचडी करते, तुम लोग देखते हैं जो पीएचडी करता है वो कोई भी समस्या को लेकर करता है, पर उसका जो है व्यवहारिक उसको प्रयोग में नहीं लाता है ना। व्यवहार में प्रयोग में लाता है क्या? पीएचडी एक बार कर ली, उसको जमा कर दिया, खत्म, उससे और किसी को फायदा मिला? बताओ रिया। हेलो। यस मैम। हाँ, जो पीएचडी शिक्षा के क्षेत्र में मान लो किसी ने पीएचडी कर ली एजुकेशन में, ठीक है, तो वो जो पीएचडी की है उसको क्या दूसरे लोगों की उसकी पीएचडी का फायदा मिलता है? नो मैम। नहीं मिलता है ना। और जबकि एक्शन रिसर्च में क्या होता है मैम, उसमें लाइक कोई भी रिसर्च होती है तो उस पे वर्क किया जाता है प्रोग्रेस पे। देखो एक्शन रिसर्च जैसे पीएचडी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें समय, धन और शक्ति, ठीक है, बहुत अधिक उसमें अपव्यय होता है ना।
आपको पीएचडी जो है करते करते 4-5 साल लग जाते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च में तुरंत आपको परिणाम मिलता है और उसको तुरंत आपको लागू करना होता है ना। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस नहीं है आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, जो बच्चा मान लो कक्षा में देर आ रहा है या डिसिप्लिन में नहीं है, तो उसका आप लोग तुरंत समाधान करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवांकी, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बोल दिया करो। समझ में आया? जो क्रियात्मक अनुसंधान में वो जो है तुरंत जो है आप कोई भी समस्या, ठीक है, उसको हल कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। फिर Yes, ma'am. इसमें हम लोग तुरंत रिजल्ट आता है। बिल्कुल तुरंत आपकी शिक्षण प्रक्रिया में जो भी सुधार करना है उसको आप तुरंत ही सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है एक तरह से एक ऐसा सहयोगपूर्ण कार्य है जिसमें आपके टीचर्स, आपके एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स, फिर आपके सुपरवाइजर, आपके पेरेंट्स, ठीक है, इन सभी को प्रशासनात्मक और प्रशिक्षण प्रक्रिया के व्यवहारिक सुधार लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा तैयार इस प्रकार के सहयोगपूर्ण वातावरण से शिक्षा जगत से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें आपस में परस्पर सहयोग और प्रेम और विश्वास की भावना पैदा होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला प्रोसीजर तो ये है कि समस्या को हमें पहचानना होगा और उसका विशेषीकरण करना होगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी समस्या आप उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको डिफाइन करिए, उसका डिलिमिटेशंस करिए। ठीक है, इसमें आप जो है टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। फिर दूसरा जो उसका स्टेप है, लिस्टिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या के संभावित कारणों की सूची बनाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो भी आपका समस्या आप लेकर चल रहे हो उसका एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप है इसका एनालिसिस ऑफ प्रोबेबल कॉजेज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, यानी संभावित कारणों का विश्लेषण और क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। ठीक, इसके लिए आप लोग जो है निर्माण एक्शन हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। फिर पांचवा आपका स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन प्रोग्राम, यानी क्रियात्मक कार्य का मूल्यांकन करना। फिर सिक्स्थ आपका स्टेप है अनुगमन और अनुसंधान के परिणामों से दूसरों को अवगत कराना, फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो है आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप जो है समस्या को पहचानेंगे और उन समस्याओं को कैसे हल करना है आपको उसके बारे में बताना पड़ता है। यानी कि पहले समस्या को पहचानेंगे, है ना, जो भी समस्या है, चाहे वो टीचिंग से हो या टेस्ट से रिलेटेड हो या स्टूडेंट्स बिहेवियर से रिलेटेड हो, ये सब कुछ आपको पहचानना और उसके बाद उसको करना। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च के ये सारे आपके स्टेप्स हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक्शन रिसर्च है तुम लोगों को स्टेप समझ में आए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी जो है कक्षा में देर से आते हैं, हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कक्षा के विद्यार्थी है, वो क्यों देर से आते हैं, क्या क्या कारण है ना, वो पूरी समस्या पहचानेंगे। फिर उस समस्या को पहचानने के बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि ये क्यों देर से आ रहा है। ठीक है, एक परिकल्पना निर्माण कर लेंगे कि उसकी देरी से आने का कारण क्या है। फिर
उसको सुधारने के लिए हम लोग कुछ ऐसे टूल्स निर्माण करेंगे कि जिससे जो है उसका कक्षा में देरी से आना जो है रुक जाए, है ना। जैसे उसको अच्छी टीचिंग मेथड से पढ़ाओ, फिर क्लासेस में जो है आपका सिर्फ टीचिंग ना हो, को करिकुलर एक्टिविटीज भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए विद्यार्थियों को बाहर जो है आपको टूर पे ले जाया जाए, ठीक है। या कभी कभी विद्यार्थियों को जो है जो प्रेरणादायक पिक्चरें हैं वो अगर कक्षा में दिखा लेते हैं तो वो भी एक तरह से फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये तुम लोगों ने सब कर लिया, उसके बाद अगर उस विद्यार्थी में सुधार आया तब तो अच्छी बात है, फिर नहीं सुधार आया तो फिर उसको तुमको फिर से उस समस्या का कुछ हल निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा जो एक्शन रिसर्च है उसका क्या एम है, फिर उसका स्टेप्स हम लोगों ने देखा, फिर उसका हम लोगों ने नीड देखा, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च की जो उपयोगिता है वो हम लोग देख लेते हैं, और या मेरिट्स हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोग एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं इसका पहला मेरिट तो ये है या यूटिलिटी ये है कि इसके द्वारा जो आपकी विद्यालय की कार्य पद्धति है उसमें आप लोग संशोधन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा टीचरों में परस्पर स्नेह, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का हम लोग संवर्धन कर सकते हैं। फिर अध्यापक आपके प्रिंसिपल हो गए, मैनेजमेंट हो गया, है ना, इनके द्वारा वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, फिर आपके अध्यापकों, निरीक्षकों और प्रबंधकों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च जरूरी है। इसके अलावा इसका एक और मेरिट ये है कि इसके द्वारा विद्यालय की जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं उसको हम लोग किस तरह से प्रभावपूर्ण ढंग से उसको आयोजित कर सके, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर एक्शन रिसर्च में तथ्यों पर जोर दिया जाता है, इसलिए अध्ययन की जाने वाली जो परिस्थितियां होती है वो वास्तविक होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान जो है अध्यापक के व्यवहार और शिक्षण में परिवर्तित करने से पूर्ण उसकी चिंतन शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। तो ये तो इसकी मेरिट्स हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है उसकी डिमेरिट्स क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए विद्यालयों में शिक्षकों के पास समय नहीं है, क्योंकि पूरा समय वो पढ़ाई करे, बच्चों को पढ़ाता रहेगा तो फिर एक्शन रिसर्च कब करेगा, ठीक है। तो दूसरा इसका डिमेरिट ये है कि आप जो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है, उसके स्कूल तक ही होता है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान में गुणवत्ता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश जो शिक्षक होते हैं या प्राचार्य होते हैं या निरीक्षक होते हैं उनको एक्शन रिसर्च का कोई अनुभव नहीं होता है, और विद्यालय की विशेष परिस्थितियों में एक विशेष समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर होती है, जिसके समाधान के परिणाम को दूसरे विद्यालय में प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। जो एक्शन रिसर्च कर रहे हो वो आप अपने स्कूल में ही करते हो, आप इसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे स्कूल में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ गुण हैं, कुछ इसके दोष भी हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, चलो ठीक है।